बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा और सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे चंद एक वो बीमारियां जिनके अंदर रोज़ा आप रखें तो कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो बहुत बेहतर है कि उसके लिए आप अपने डॉक्टर से पहले रुजू करें और जहां मुमकिन हो सके आप जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स होते हैं उनसे भी ज़रूर रब्ता करें। मेरी अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक चंद एक बीमारियों की अलामतें और दवाइयाँ किस तरह खानी होती हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। मसलन मैं नोट कर रहा था मिर्गी की दवाई। अब मिर्गी की बीमारी ऐसी होती है कि इसके अंदर हम पेशेंट को कम से कम 2 से 3 साल तक ये कहते हैं कि अगर इस दौरान एक दौरा भी पड़ गया तो फिर 2 साल या 3 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दौरा नहीं पड़ना चाहिए, यानी दौरा इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि आपको एहतियात करनी चाहिए, दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। अब जो मिर्गी की दवाइयाँ होती हैं उनका एक जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो एक ख़ास हद तक होती है। अगर आपके 1-2 घंटा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उससे आपको दौरा पड़ सकता है, और अगर दौरा पड़ जाए तो फिर 2 साल 2.5 साल आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्गी भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, उसके हवाले से होती हैं। और यूजुअली ज़्यादातर तो ऐसा है कि वो आपको सुबह शाम ही खानी होती हैं, बट टाइमिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मिर्गी के जितने भी पेशेंट हैं, मेरा मशवरा है डॉक्टर से मिल के स्केड्यूल बनाएं और फिर उसके मुताबिक दवाई लें अगर आपने रोज़ा रखना है। और अगर आपको सुबह शाम के अलावा दिन को भी खानी पड़ रही होती है तो फिर आप जो भी मजहबी तरीक़ा है कुफारा अदा करने का या सेहत के हवाले से तो अल्लाह ताला ने बहुत सी रियायत दे रखी है, तो इस हवाले से ज़रूर आप मशवरा करें। दूसरे नंबर पे मैंने देखा है कि हमारे जो पेशेंट पार्किंसन डिज़ीज़ के पेशेंट होते हैं उनको जो हम दवाइयाँ देते हैं सिनामेट वगैरह, ये तो हमें दिन में 5-6 दफ़ा देनी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर है वो तो नहीं हो सकता कि वो सहरी के टाइम लें और फिर रात को अफ्तारी के टाइम पे लें, उनको तो दिन को लेनी पड़ती हैं। अगर नहीं लेंगे बीमारी विल गेट वर्स। तो इसलिए उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डोज़ एडजस्टमेंट करें। क्या डोज़ बढ़ा सकते हैं? अब पार्किंसन का पेशेंट अगर डोज़ बढ़ा देगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट कोरिया फॉर्म मूवमेंट्स होती हैं वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा एक कैटेगरी है पार्किंसन डिज़ीज़ की जिसके अंदर यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने कुछ नोट किया था कि हमारे यहाँ जिस तरह गुर्दों के मरीज़ हैं जिनको डायलिसिस होता है, अब डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी इसी तरह जो बहुत सी चीज़ें वो खा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें वो नहीं खा सकते हैं, कई किस्म की दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनको भी उनको पानी का इंटेक कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर उनको हफ्ते में हो सकता है 2 दफ़ा डायलिसिस हो। आम तौर पे हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दफ़ा, कईयों को 3 दफ़ा डायलिसिस होता है। डायलिसिस बताते खुद अगर आप करते हैं तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूट जाता? ज़ाहिर है आप पूरा ब्लड जो है उसकी सफाई कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा अहम मामला है। इस हवाले से भी जो है अल्लाह ताला ने रियायत रखी हुई है, क्योंकि ये जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये तो बड़ी एक किस्म की टर्मिनल बीमारी होती है। तो इसलिए इनको भी फिर इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ फालज की बीमारी है। अब फालज की जो बीमारी होती है उसके अंदर आपको डिपेंड करता है कि फालिज की लेवल क्या है। अगर तो फालिज होने के बाद स्टेबल हो गया है मरीज़ तो रख सकता है रोज़े, कोई इशू नहीं है। वो अपना बीपी कंट्रोल रखे, अगर खून पतला करने वाली दवाई है वो खाता रहे, चलना फिरना अगर करता है तो करता रहे, अगर नहीं कर सकता बेड पे है तो वो अगर चाहे तो रोज़ा रख सकता है। क्योंकि उसमें मेन चीज़ें जो होती हैं वो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की नाली, ताकि खून पतला रहे, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है।
پھر اسی طرح دل کے مریض کے پیشنٹ آ جاتے ہیں. اب ہارٹ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اسٹنٹس پڑے ہوتے ہیں، جن کو ہم اسٹنٹ کہتے ہیں بیسکلی، لائک آئی ایم ون آف دیم، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی، سفوکیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کی اپنی دوائیں ہیں، لیکن وہ آپ مارننگ ایوننگ میں لے کے گزارا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو انجائنا ہے اور وہ بھی انسٹیبل انجائنا ہے، اس میں آپ کو زبان کے نیچے گولی رکھنی پڑتی ہے، اسپرے کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے آپ وہ رکھیں گے یا آپ کھائیں گے تو پھر آپ کو روزے کا پرابلم ہوگا. تو وہ بھی پورا آپ ڈسکشن کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ ان پیشنٹس کو اگر روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے ان کو روزہ توڑنا پڑے، کیونکہ جو انسٹیبل انجائنا ہے وہ تو بیٹھے بٹھائے بھی ہو سکتا ہے. ایون اسٹیبل انجائنا کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو سانس کی ہیں، جیسے دمہ ہیں، ایزما ہو گیا. اس کے اندر آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے، اس کے اندر آپ کو اسپرے کرنا پڑتا ہے، پف لینے پڑتے ہیں. اب وہ جو ہمارے کچھ مفتیان جو ہیں ان کے مطابق روزے کو نہیں توڑتے، کچھ کہتے ہیں کہ توڑتے ہیں. میں کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی ورڈکس دوں اس کے حوالے سے، لیکن آئی ووڈ آلویز سے کہ آپ جس بھی طبقہ نظر سے آپ کا تعلق ہے، ایک دفعہ اپنی کلیئرٹی کر لیا کریں. کیونکہ دمے کے مریض کو اگر دمے کے وقت وہ اسپرے نہ ملے، پف نہ ملے اس کو، تو اس کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. پھر بعد میں اس کو انجیکشن لگوانے پڑ سکتے ہیں امینوفلن کے یا جو بھی. تو اس لیے یہ وہ بیماریاں جو لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہیں، جن کے اندر آپ دوائیاں آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ان کے اندر یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اسی طرح دردوں کی بیماریاں ہیں بہت سی، رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے، ان کے اندر آپ گزارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ زیادہ زور نہ ڈالیں جوڑوں پہ، دوائی سحری پہ کھا لیں، افطاری پہ کھا لیں، آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر اسی طرح سحری افطاری پہ آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ڈوز بھی تھوڑی کم کر سکتے ہیں آپ. شوگر کے مریض ہیں، وہ جیسے نارمل انسولین سحری پہ لگاتے ہیں، افطاری پہ لگا سکتے ہیں، وہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کے اندر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن چند ایک جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، ان کے اندر آپ کو یا تو استفادہ کرنا چاہیے کسی کے مشورے کا، اور یا پھر رسک میں نہیں اپنے آپ کو ڈالنا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.